हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीसी साइंस हब। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बन क्या होता है। कार्बन का बेसिक्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम उस चैप्टर में टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है अपरूपता। अपरूपता क्या होती है, इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, हमारा टॉपिक है अपरूपता, एलोट्रोपी। क्या होती है अपरूपता? किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण वह प्रकृति में दो या दो से अधिक भौतिक रूपों में पाया जाता है, क्या कहलाती है? अपरूपता। ठीक है। इसके आगे किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण जैसे कि उनका द्रव्यमान हो गया और उनका आकार हो गया, ये चीजें तो अलग अलग होती है, परंतु उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। वो उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। अपरूप। इसके आगे कार्बन के तीन अपरूप होते हैं। हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के हमारे पास तीन अपरूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा जो कार्बन का अपरूप होता है वो होता है फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये तीनों किसके अपरूप होते हैं? कार्बन के। अच्छा सर, इतनी बात तो हमें समझ आ गई, कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। पर सर अब बात ये है कि ये होते क्यों है, कार्बन के ही क्यों होते हैं? और भी बहुत सारे तत्व होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118 तत्व है, तो उनमें से सिर्फ कार्बन को इतना महत्व क्यों, मतलब कार्बन के तीन क्यों होते हैं अपरूप? देखते हैं इसका कारण क्या होता है। कार्बन में चार संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह विभिन्न प्रकार के बंध बना सकता है। इसी कारण कार्बन के कई अलग अलग संरचनाओं में पाए जाते हैं। यानी कार्बन के जो हमने देखा है एल्कोस में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसके कारण वो विभिन्न प्रकार के बंध बना सकता है और इसी कारण कार्बन कई अलग संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिसमें से ये मुख्य संरचना हमारे पास है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरी। आगे हम पहला अपरूप के बारे में पढ़ते हैं। हीरा जो कि कार्बन का पहला अपरूप है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरे की संरचना में क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होता है वो बाकी चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। त्रिविमीय जालक संरचना होती है, यानी 3D जालक संरचना इसकी होती है। सभी बंध सहसंयोजक होते हैं। सहसंयोजक बंध हमारा आगे अगले लेक्चर का टॉपिक है, इसको एक बार स्किप करते हैं। हम स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन की इस तरीके दिख रही है, 3D जालक संरचना में दिख रही है कि तीन दिशाओं में ये इसकी संरचना और जालक जैसी संरचना में दिख रही है। और एक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एक कार्बन परमाणु 1 2 3 और 4, इन चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा। इसकी संरचना हमें क्लियर होगी। हीरे की संरचना इस प्रकार होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे हीरे के गुण क्या होते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। पृथ्वी पे जो पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो होता है हीरा। पारदर्शी और चमकदार होता है। हीरा दिखने में पारदर्शी और चमत्कार होता है। विद्युत का कुचालक होता है, यानी हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। हीरे से विद्युत का चालन नहीं हो सकता। और ऊष्मा का अच्छा चालक, यानी हीट का अच्छा चालन करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है, हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो उसका कारण ये है कि कार्बन परमाणु जो सारे हैं ये बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। इसके कारण इन्हें तोड़ना अत्यंत कठिन होता है और इसी कारण हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बनता है। इसके बाद देखते हैं हीरे के उपयोग क्या क्या होते हैं। आभूषणों में यानी कि गहनों में उपयोग किया जाता है हीरो का, कांच काटने में उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा ड्रिल मशीनों में भी उपयोग किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेफाइट दिखता है कैसे। ये जो हमने दो पिक्चर्स दिख रही हैं, ये ग्रेफाइट होता है इस तरीके का। और रियल लाइफ का अगर हम एग्जांपल देखें तो उनमें से पेंसिल होती है जो, तो उसमें भी ग्रेफाइट पाया जाता है। संरचना देखते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। षटकोणीय परतें होती है, यानी ये पर्दार होता है इसकी जो संरचना होती है, और षटकोणीय 6 कोण होते हैं इसके। इस तरीके जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है, ये परतीय संरचना जो हमें दिख रही है ग्रेफाइट की, ये होती है। इसके अलावा परतों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, यानी ये जो परतें हैं बनी हुई है, इनके बीच जिन बलों से ये जुड़ी हुई है आपसरी में, तो ये बल बहुत कमजोर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हीरे के गुण। हीरा बहुत ही मुलायम और फिसलन युक्त होता है। ये परतदार संरचना होती है, इसलिए मुलायम और फिसलन युक्त होता है। विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना, प्रत्येक कार्बन तीन अन्य कार्बन परमाणु से तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसकी वजह से ये विद्युत का अच्छा चालन करते हैं, यानी विद्युत का चालन करता है। इसके बाद इसका रंग काला होता है, ये काले रंग का होता है। ग्रेफाइट काले रंग का होता है और परतें आसानी से खिसकती है, यानी फिसलन युक्त होता है और परतें आसानी से खिसकती है। इसके बाद देखते हैं ग्रेफाइट के उपयोग कहाँ होते हैं। पेंसिल की नोक में एक एग्जाम्पल हमें पता ही है,
इसके अलावा बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, बैटरियों को हम कई बार खोलते हैं तो उनके अंदर हम देखते हैं कि एक ब्लैक ब्लैक सा पदार्थ पाया जाता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हीरे से अंतर क्या? ग्रेफाइट और हीरे में अंतर क्या है देखते हैं। हीरा कठोर है जबकि ग्रेफाइट मुलायम है, जबकि दोनों केवल कार्बन से बने हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन हीरा कठोर है और ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखते हैं फुलेरिन, जो कि कार्बन का तीसरा स्वरूप है। ये इस तरीके का हमें दिखता है। 1985 में खोजा गया था। फुलेरिन की खोज कब की गई थी? 1985 में। संरचना देखते हैं। फुटबॉल जैसी गोल संरचना होती है। इस तरीके की जो हमें ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वीडियो चल रही है साथ में, इस तरीके फुटबॉल जैसी गोल संरचना होती है किसकी? फुलेरिन की। सबसे प्रसिद्ध फुलेरिन कार्बन 60 बकमिंस्टर फुलेरिन, ये इनके वैज्ञानिक का नाम है। जो सबसे प्रसिद्ध फुलेरिन है ये उनमें से एक है। 60 कार्बन का एक गोलाकार संरचना, उसे क्या कहा जाता है? फुलेरिन या बंकमिस्टर फुलेरिन कहा जाता है। फुलेरिन के गुण क्या होते हैं? फुलेरिन हल्का होता है, मजबूत होता है और विद्युत चालकता भी दर्शाता है, और नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उपयोग देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है, दवा वितरण में इसका उपयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ऊपर है, फिर भी उनके गुण अलग अलग क्यों हैं? इसका उत्तर है उनकी परमाणु संरचना और बंध व्यवस्था अलग होती है। यानी हीरे का परमाणु अलग तरीके का होता है और ग्रेफाइट का परमाणु अलग तरीके का होता है, और उनकी जो बंध व्यवस्था होती है वो भी अलग होती है। इसी वजह से हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। कौन से गुण अलग अलग होते हैं? भौतिक गुण उसके अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं हालांकि उनके, पर भौतिक गुण उनके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास आता है कार्बन में आबंधन। अच्छा, कार्बन में आबंधन क्या टॉपिक है? कार्बन हमने पीछे सहसंयोजक बंध के बारे में आया था, उसी से रिलेटेड है, तो आगे शुरू करते हैं। स्थिर बनने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। स्थिर होने के लिए किसी भी तत्व को स्थिर होने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको कोश वाली स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में टेबल दिखाई थी, उसके अंदर हमने देखा एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी कार्बन का बाहरी कोश कौन सा होता है? एल। तो एल में कार्बन में सिर्फ 4 भरे जाते हैं, यानी 4 खाली रह जाते हो। देख सकते हो इस एग्जाम्पल में भी। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और एल कोश में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी एल कोश में अभी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो यहाँ पे सर इतनी बात समझ आ गई कि स्थिर बनाने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इतनी बात आपने बोली, हमने सुन ली। इसके अलावा सर आपने एक बात बोली है, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है? पढ़ते हैं, चलो अष्टक नियम क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अधिकांश परमाणु ऐसी व्यवस्था प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक का अर्थ क्या होता है? 8। यानी जो अधिकांश परमाणु, अधिकांश तत्व है, वो क्या करना चाहते हैं? उनके बाहरी कोश में चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इसी नियम को क्या कहते हैं? अष्टक नियम। अच्छा, अष्टक नियम क्यों? हम देखते हैं जैसे कि नियोन, आर्गन और जैसी निष्क्रिय गैसें होती हैं, बहुत स्थिर होती हैं। क्यों स्थिर होती हैं? उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका अष्टक पूर्ण होता है। उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। इस स्थिरता को पाने के लिए अन्य तत्व भी, यानी इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और ये स्थिर होते हैं, तो इस स्थिरता को पाने के लिए अन्य तत्व भी प्रयास करते हैं, जिनमें से कार्बन भी एक है। अच्छा, अब सर अगर कार्बन को स्थिर होना है, यानी या उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। देखते हैं आगे। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें सबको पता है। आप कई बार मैंने बोल दिया, अब तक आपको भी याद हो गया होगा कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह है कि या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा किसी दूसरे तत्व से, या किसी दूसरे तत्व को दान कर देगा या त्याग देगा इलेक्ट्रॉन्स। विकल्प नंबर 1 जो इसके पास होता है वो होता है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा किसी दूसरे तत्व से, तो वो C4- आयन बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, पहले 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। बाहरी कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2,8 इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। बिल्कुल सर, इसका अष्टक जरूर पूरा हो गया, परंतु बात क्या, लेकिन 6 प्रोटॉन वाला नाभिक, कार्बन 6 प्रोटॉन वाला एक नाभिक है, 10 इलेक्ट्रॉन को स्थिरता से नहीं संभाल पाएगा। यानी कार्बन 6 प्रोटॉन वाला एक नाभिक है, छोटा नाभिक है, वो 10 इलेक्ट्रॉन जब उसमें आ जाएंगे उसको नहीं संभाल पाएगा। इस एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं, 6 प्रोटॉन वाला नाभिक है, वो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता। ठीक है, संतुलन बिगड़ जाता है इससे, और ये बहुत अस्थिर हो जाता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो नहीं कर पाएगा वो,
इसके अलावा दूसरा विकल्प जो इसके पास होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दो। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो C4+ धन आयन बना लेगा, C4+ आयन बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है सर, अब इसका विन्यास क्या रहेगा 2,0। ठीक है, पर ये भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होगी, यानी अगर इसके K कोष से L कोष से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन 4 है ना, वो नाभिक से बहुत ही मतलब प्रतिकर्षण से, आकर्षण से जुड़े हुए हैं। नाभिक उनको आकर्षित करता है अपनी तरफ, इसलिए उनको बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह व्यवहारिक नहीं है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों स्थितियों में कार्बन के साथ समस्या है, अतः कार्बन इस स्थिति में समस्या का निवारण अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं? हमने कितनी बार पढ़ लिया? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि L कोष में। संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी खुद कार्बन से या अन्य परमाणु से करके ही कर पाता है। यानी कार्बन या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को खुद कार्बन तत्व से साझे करता है या फिर क्या करता है, अन्य परमाणु साझे करके और अपने बंध बना लेता है या फिर स्थिर हो जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक बंधन और सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसको डिटेल से समझेंगे। ये जितनी चीजें मैंने बताई आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।